शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज पचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हास्य को पहचान दी, और वो भी जिस प्रकार श्रद्धेय दादा अल्लड़ बीकानेरी ने हास्य को गज़ल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे, और उनके कई कालजयी गज़लें, कालजयी गीत आज हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक अमूल्य निधि बन चुकी हैं। आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइब्रेरियों में सतमौला कवियों की चौपाल के ही शो निकलेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये सामूहिक सफलता है। और उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुप्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि स्थापित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता की कविताएं हास्य में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपको मर्म को छूते हुए वो उनकी कविता या गज़ल मार्मिक हो जाती है, आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं ऐसे कवि के लिए एक बहुत ही अगर मैं दीपक कहूँ कि अगर आज आप अगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमि दूँ। यदि आप आज पहले हास्य पढ़ना चाहते तो हास्य बताएं, आप जैसा चाहें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रारंभ आपको मैं एक विशुद्ध हास्य से करूँगा। कारण क्या कि मैं चावल की पतीली में से एक दाना दिखाना चाहता हूँ, फिर दूसरा दाना दिखाऊँगा, उससे आप पता चल जाएगा कि ये दीपक गुप्ता है क्या। तो दीपक गुप्ता है क्या, तो मैं राजा राजेंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हाई कमान ने, क्योंकि चुनाव की बयार चल रही है, अभी एक फेस हुआ है, अगला जब ये टेलीकास्ट होगा तो हो सकता है 4 जून तक रिजल्ट आ चुके होंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार के रंग दिखती है, दिखाती है
कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए चूना लगाइए दीपक गुप्ता जी। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। आइए लेकर चलता हूं आपको उस काल में जिसको हम जानते हैं कोरोना काल के नाम से। कोरोना काल में जितनी दहशत लोगों को औरों ने नहीं पहुंचाई, इतनी दहशत एक तो मीडिया ने पहुंचाई। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये चैनल ऐसा नहीं है जो दहशत पहुंचाए, ये तो कविताओं के माध्यम से आनंद पहुंचाता है। इसीलिए ये कहने का भी मन है और बहुत हिम्मत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी दहशत वर्तमान न्यूज चैनलों ने फैलाई, या कहेंगे तथाकथित न्यूज चैनलों ने फैलाई, और कुछ हद तक डॉक्टरों का बड़ा भय रहा, तो मैं 2-3 छोटी छोटी रचनाएं देना चाहता हूं कि मैंने कहा कि एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है, ये मीडिया के जहर से मरा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जहां तक डॉक्टरों का विषय है, मुझे अपनी एक रचना याद आती है। एक मरीज पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास, बोला डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोला डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्काया, ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। मरीज बोला डॉक्टर साहब पता नहीं था कि आपका पेन भी यूं दगा देगा, पता नहीं था कि आपका पेन भी यूं दगा देगा, पर एक केमिस्ट तो कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा। वाह, पर एक केमिस्ट कह रहा था कल ये दवाई मंगा देगा, दूसरे केमिस्ट ने कहा कि इस दवा के पीछे मत ललचाओ, इसके बदले आयुर्वेदिक ले जाओ, और तीसरे केमिस्ट की बात सुनकर आपकी भी बुद्धि हिल जाएगी, उसने कहा है इसकी तो डिमांड बहुत है, ये ब्लैक में ही मिल पाएगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसने कहा कि इसकी तो डिमांड बहुत है, ये तो ब्लैक में ही मिल पाएगी। और चौथे केमिस्ट ने जब से मुझे ये बात बताई है कि ये कैंसर की दवाई है, तब से मेरी सांस हवा हवाई है, दहशत में जी रहा हूं, खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते, जिंदगी के वास्ते। वाह वाह। अब मैं जिनको सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वह होते हैं देश के सुप्रसिद्ध, देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनकी ख्याति है, ऐसे किशोर अवस्था से, यानी कि आप बाल व्यास पीठ के आप उस पे पीठ पे रहे हैं, तब से आप भागवत कथा और राम कथा, शिव पुराण, इन सब कथाओं के माध्यम से आप सनातन की ध्वजा को आप फहरा रहे हैं, और आप अपनी कथाओं के माध्यम से अनेक सामाजिक संदेशों को भी आप रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेरा परिचय संबंध हुआ, वो ये हुआ कि आपने इतने बड़े प्रमुख संत होने के बावजूद भी आपने साहित्य परिषद संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को आपने बहुत अपना आशीर्वाद प्रदान किया स्वयं आगे बढ़ करके। आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप दिल्ली होते हैं तो आपका मुझसे तुरंत संपर्क होता है कि प्रवीण जी मैं आपके शो पर आना चाहता हूं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही श्रेष्ठ
कवि हैं, साहित्यिक कवि हैं, एक मंच कवि की बात नहीं कर रहा मैं, साहित्यिक कवि हैं। तो मैं ऐसे एक कवि मना आचार्य प्रवर बाल व्यास वेदांश महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना इसी प्रकार का कवित्व आज सतमोला कवियों की चौपाल को प्रदान करें। बाल व्यास वेदांश जी। आप सभी को जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रवीण आर्य जी एवं समस्त गणमान्य बंधु समस्त लोगों का सादर अभिवादन करता हूं। तत्पश्चात आप सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं और बारंबार इस बात का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस अद्भुत सतमोला कवियों की चौपाल के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हुआ है और श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा है। सर्वप्रथम मैं कुछ दोहों से शुरुआत करूंगा जो मेरी कविताओं का आधार स्तंभ बनेंगे। मैंने प्रायः अपनी कथाओं में इस बात पर बल दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पे काम कीजिए, धरातल पे रहिए। तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि भले पढ़ें सब लिखित कथाएं, भले पढ़ें सब लिखित कथाएं, लिए गुरु से ज्ञान, पर राम नाम बिनु बाबरे कबहु न भय कल्याण। राम नाम बिनु बाबरे कबहु न भय कल्याण। सदा ध्यान उसका धरो करे जो चिंता मुक्त, सदा ध्यान उसका धरो करे जो चिंता मुक्त। तज माया माधव भजो यही निगमागम उक्त, तज माया माधव भजो यही निगमागम उक्त। इसका कारण है क्योंकि शास्त्रों का आदेश है विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े धुरंधर भी इसके सामने बंदर के समान नाचते हैं। तो मैंने इस विषय पर भी लिखने का प्रयत्न किया था कि विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर, नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर। संभल संभल कर चलो बड़ी ही कठिन है डगर, कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे। दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए, दीन बंधु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसी भक्ति के मार्ग में मैं आप सभी को ले जाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर हास्य की भी सरिता बहती है, जहाँ वीर रस का भी उद्गम होता है। तो ये दिव्य प्रांगण है, पर भक्ति के बिना तो सब अपूर्ण है। तो मैं अपने उस रचना को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। जब मैंने सर्वप्रथम भागवत पढ़ा था और गुरुदेव ने जो श्लोक बताया था मैंने उसका अनुवाद किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इसी का अनुवाद मैं आपको बताता हूं और फिर ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं, जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं, शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको, देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको, उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं, उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। इसके आगे की कड़ी मैं सुनाऊंगा कि मेरा ये भगवान से लगन लगाने का उद्देश्य क्या है।
बनूं मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, बनूं मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं। अहो सौभाग्य सांवरिया के संग संग गीत मैं गाऊं, अहो सौभाग्य सांवरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम। बनाना पैर की जूती, बनाना पैर की जूती, चरण रज रोज मैं बहुत अच्छे, बहुत 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 पैर की जूती, चरण रज रोज मैं पाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आचार्य प्रवर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप हमारे शो पे आज हमारे पधारे हैं और आप जहां अपनी कथाओं के माध्यम से आप भक्ति का रस प्रवाहित करते हैं, भक्तों को उनकी भक्ति के नदिया में डुबकी लगाते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है देश की लव प्रतिष्ठित कवित्री, गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारी कवित्री शालू त्यागी। उनके बारे में मैं दो पंक्तियां देना चाहूँगा कि कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आज की अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरा काव्य संग्रह का विमोचन हुआ है जिसका नाम है समय के सिरहाने। तो समय के सिरहाने से ही एक कविता आपके लिए प्रस्तुत है। पूछते हैं लोग मुझसे, पूछते हैं लोग मुझसे, तो क्या मैं अपना हाल दूं? जिंदगी तू ही बता, जिंदगी तू ही बता, थाम लूं तेरे हर दर्द को या हवा में उछाल दूं। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भर आती है जब भी आंखें मेरी रंग उनके बदलते देखकर, भर आती है जब भी आंखें मेरी रंग उनके बदलते देखकर, भीगे हुए चेहरे को मैं कौन सा गुलाल दूं, थाम लूं तेरे हर दर्द को या हवा में उछाल दूं। बहुत अच्छा। यूं तो उम्मीद मुझे रोशनी की थी, यूं तो उम्मीद मुझे रोशनी की थी, पर अंधेरों ने ही साथ निभाया अक्सर। अपने इस दिल को मैं अब क्या मलाल दूं, थाम लूं तेरे हर दर्द को या हवा में उछाल दूं। बाद में बात करता हूँ। कभी न मिलेगा मुझको अपनी माँ का वो आंचल, कभी न मिलेगा मुझको अपनी माँ का वो आंचल, चाहे अब इसके लिए मैं कितनी दुनिया खंगाल दूं, थाम लूं तेरे हर दर्द को या हवा में उछाल दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं ही, धन्यवाद सभी का। यूं ही उम्र गुजर गई जवाब ज़माने को देते देते, यूं ही उम्र गुजर गई जवाब ज़माने को देते देते, क्यों ना मैं भी आज उनको कुछ सवाल दूं। पूछते हैं लोग मुझसे तो क्या मैं अपना हाल दूं, जिंदगी तू ही बता, थाम लूं तेरे हर दर्द को या हवा में उछाल दूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा बहुत ही आनंद बढ़ाने के लिए, हर्ष व्याप्त करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म निर्माता, वृत्तचित्र निर्माता, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी सतीश पांडे जी।
सतीश पांडे जी बहुत ही एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं। हम दोनों का साथ 2000 साल से भी पुराना, 2016 से भी पुराना हमारा साथ है। एक सतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेट्रो के जनजीवन पर आपने बनाई है, कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में ही पिछले जो नेशनल अवार्ड्स हुए हैं उसमें सतीश पांडे जी की दिल्ली मेट्रो पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलाया जा। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी हाल में ही, अभी 29 मार्च को आपकी एक बहुत चर्चित फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बंगाल 1947। बंगाल 1947 देवेंद्र नाथ मंडल जी जो बंगाल के थे, बाद में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने, लेकिन उनका मोह भंग पाकिस्तान से हुआ, वो फिर वापस भारत में आ गए। लेकिन उनके एक छोटी छोटी एक भूलों के कारण देश का इतिहास एक बहुत रक्त रंजित हो गया। एक सीधे उस रक्त रंजित एक दृश्य को भी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी एक प्रेम कथा के रूप में उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसमें मोहन नाम का करैक्टर है, किस प्रकार से वो गांव में छोटे छोटे, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो एक जिसको बोलते हैं ना जो ढोक डकौत जिसको बोलते हैं ना, जो डोम जाति के लोगों के साथ उनका किस प्रकार से उनको पढ़ाना, ये करना। और आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस फिल्म में जिस प्रकार से न्यू कमर्स को आपने मौका दिया, आपने उनसे काम जिस प्रकार से लिया और एक सफल फिल्म बन पड़ी, इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सतीश पांडे जी का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है। तो सतीश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, सबसे पहले मैं आपके जानना चाहता हूं प्रारंभ आपका हम लोग से हुआ, तो हम लोग से आप कैसे जुड़े, आपका हम लोग में आपकी क्या भूमिका थी, सतीश पांडे जी बताएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इतने पॉपुलर शो सतमूला कवियों के उस पर आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूं। मैं रहने वाला नागपुर का हूं, बचपन से नागपुर में रहा और यहाँ पे जब मैं आया तो स्कूलिंग यहाँ पे की, लेकिन बचपन से ही मेरी एक हॉबी थी फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी का इतना शौक था कि स्कूल में, कॉलेज में, फोटोग्राफी क्लब में मैं हमेशा जुड़ा रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को मैं अपना प्रोफेशन बना दूं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस चीज़ की आपकी लाइकिंग होती है, अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया तो उसमें मज़ा कुछ और ही आता है। तो इस तरह से मैंने जब ग्रेजुएशन करके मैं चाह रहा था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैंने परीक्षा दी, इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया। और उसके बाद चाहता था कि मैं बॉलीवुड में काम करूं, लेकिन पिताजी, हमारे माताजी ने कहा कि नहीं भाई, अब बॉम्बे बड़ा गंदा शहर है, आप दिल्ली आके ही कुछ करो। तो दिल्ली आके मैंने शुरुआत की। उतने में ही कि दूरदर्शन पे एक हम लोग नहीं, दूरदर्शन पे एज ए कैमरामैन की नौकरी मैंने ली। और 3 साल नौकरी करने के बाद उसको टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही थी, एशिया का वक्त था, तो मुझे फिर भेजा गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो वो वीडियो की ट्रेनिंग थी। वो करने के बाद जब वापस आया तो मुझे एक दिन मंडी हाउस में ही किसी ने कहा कि आपको पी कुमार वासुदेव जी बुला रहे, जो हम लोग के डायरेक्टर थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो वो एक ऐसे उसकी खोज थी कि कोई मिले। उनका कैमरामैन या डीओपी जो होता था वो बॉम्बे से आता था, तो उसके लिए उनको कभी फ्लाइट लेट होगी और यहाँ पे तो शोज होने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर शुरुआत की। तो करीब 156 एपिसोड होते थे, उसमें से करीब 150 एपिसोड मैंने लगातार करीब 1.5 साल 2 साल ये हम लोग का पूरा छायांकन एज अ चीफ कैमरामैन डीओपी मैंने किया और बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारे उसके किस्से हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा एक सीरियल था जो एक परिवार की तरह सब, बिल्कुल हर परिवार में, मतलब मैं जब घर अपने वापस जाता था तो लोग मेरे लिए इंतजार करते थे कि भाई ये बता दो कल क्या होने वाला। दादी की डेथ होगी, ये तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो एक रास्ते खाली होते थे जब हम लोग आता था, तो उससे बड़ा एक वो मिला।
और हम लोग करने के बाद मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। सतीश जी, मुझे ध्यान आता है हम लोग का, क्योंकि जिस टाइम हम लोग सॉप ओपेरा शुरू हुआ था उस समय मैं खुद गांधर्व महाविद्यालय से मैं संगीत विशारद का मेरा सेकंड ईयर था। उस समय पूरी हम लोग की टीम कोरस जो सॉन्ग होता था ना उसके लिए उनको लिए कंपलसरी था कि वो करना। तो वो गांधर्व विद्यालय में चाहे वो सीमा भार्गव हो, चाहे वो आसिफ शेख हो, हाँ ये सब सारे लोग आते थे। तो उनसे मेरा भी परिचय हुआ। फिर बाद में फिल्म में हमारे साथ अजीज कुरैशी वगैरह सारे जो इंस्पेक्टर खान वगैरह बनते थे, सब मिलना जुलना हुआ। और वो एक बहुत मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहा है। बिल्कुल माइलस्टोन रहा है। और लाइफ का एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब वो परिवार ऐसा बन गया था। पूरे करीब हम 40 लोग थे, जो एक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए। तो ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है। और हर मतलब शाम को 4 बजे हम मंडी हाउस से चलते थे। उस वक्त मेटाडोर चलती थी। मेटाडोर से लेके स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का स्टूडियो होता था उन दिनों गुड़गांव में। काफ़ी बड़ा स्टूडियो होता था, योग के लिए वो स्टूडियो नहीं था, लेकिन उस वक्त हम उसको यूज़ करते थे। बहुत बड़ा स्टूडियो था। अच्छा, हम लोग की शूट वहाँ पे होती। अच्छा। और ये आज जानकारी अलग मिली आज। तो 7 बजे शूट शुरू होता था, रात के 12-1 बजे 2 बजे तक अलग अलग किस्से मतलब सीन्स जितने भी होते थे वो शूट कर। पहले शो जो था वीक में एक बार ही बनता था, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ कि इसको दूरदर्शन ने कहा, नहीं इसको सरकार ने कहा कि इसको हफ्ते में 3 बारी कीजिए। और उसमें बहुत सारे आप अगर देखें तो इतना पॉपुलर हो गया था, उसके द्वारा बहुत सारे सोशल मैसेजेस देने की कोशिश की। बिल्कुल बहुत सारी सोशल मैसेजेस दिए कि परिवार में क्या होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे उलझो। क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त एक संयुक्त परिवार। सतीश जी, ये तो मैं वाकई में कहते हैं। इसके बाद आप अगला आपका पड़ाव क्या रहा? जैसे ही हम लोग शूट किया तो मेरे पास बहुत सारा काम था। मतलब 30 दिनों में 60 दिनों का काम था, इतना काम था। तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और फिर काफ़ी काम किया मैंने 1-2 साल। लेकिन उसके बाद एक ऑफ़र और मिला। मास कम्युनिकेशन सेंटर खुल रहा था जामिया में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। और उसके द्वारा मुझे एज अ लेक्चरर और सिनेमेटोग्राफी का वो दिया गया पद। तो वहाँ मैंने करीब 5-6 साल काम किया और काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही? अच्छा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जब छोड़ा मैंने तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने काफ़ी यूनिसेफ और WHO के लिए काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाया। कुछ लोग तो मुझे कहते थे जच्चा बच्चा फिल्म मेकर अब क्योंकि इतनी सारी बच्चों के ऊपर और इतनी सारे मैंने डॉक्यूमेंट्री। लेकिन उसके बाद थोड़ा और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी यूनिसेफ के लिए अर्बन पॉवर्टी के ऊपर। तो वो जिनेवा में दिखाई गई उस डॉक्यूमेंट्री को। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने आके मुझे यूनिसेफ के थ्रू बुलाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपने अर्बनाइजेशन पे बहुत काम किया हुआ और बहुत डिटेल में काम किया हुआ है आपने, तो क्यों ना आपको मैं एक मौका देता हूँ कि हमारी दिल्ली को एक मेट्रो की ज़रूरत है। तो आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिससे पता चले कि दिल्ली को मेट्रो की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या लाभ होंगे। और इससे हम फंड रेजिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक से या किसी और जायका से हम पैसा लेंगे। इसका मतलब ये कि जो मोदी जी का जो एक तरह से स्टार्टअप है ना, वो आपसे शुरुआत है माना जा सकता है। क्योंकि आज मेट्रो एक दिल्ली की नहीं पूरा इंडिया की लाइफ लाइन बन चुकी है। जी। तो उसके बाद जब फिल्म बनाई तो काफ़ी 1 साल लग गया फिल्म बनाने के बाद। तो जब ये फिल्म को दिखाया गया, सब काफ़ी लोगों ने सराहा इसको। तो एक दिन जब फिल्म ख़त्म होने के बाद सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आए आप मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई, अब क्या करें, आप आइए तो सही। तो फिर मुझे बुलाया गया। तो मुझे उन्होंने मेट्रोमैन श्रीधरन से मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना ही अंग्रेज़ी में कहा उस वक्त कि दिस बॉय हैज़ वर्क वेरी हार्ड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। तो उसके बाद श्रीधरन साहब के साथ कम से कम मैंने 15 या 20 साल जब तक वो रहे, और अब भी मेट्रो का काफ़ी काम करता हूँ। तो अब मैं मेट्रोमैन फिल्म मेकर हो गया हूँ। और मुझे इसके लिए मतलब 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2011 में मुझे एक फेज़ 1 का नेशनल अवार्ड था, उसको मिला। और अभी हाल ही में फेज़ 3 के ऊपर प्रेसिडेंट का नेशनल अवार्ड मिला। और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ नाम बोल ली दिल्ली मेट्रो, बल्कि लखनऊ, मुंबई, पुणे, नागपुर, सब जगह के मेट्रो के लिए फिल्में बनाता हूँ। अभी जो दिल्ली मेरिट बन रही है या बुलेट ट्रेन बन रही है, ये सब के मैं वो करता हूँ। तो एक तरह से मज़ेदार। लेकिन एक हो क्या रहा था कि ये मेट्रो का काम चल ही रहा है, लेकिन कोविड का टाइम था। तो कोविड टाइम में
हम खाली थे, काफ़ी खाली थे। तो मेरे बेटा जो था वो हम लोगों का ऑफिस बॉम्बे में वो संभालता था, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उनके दोस्त थे एक आकाश आदित्य लामा, तो उनका कोई प्ले एडिट करना था। तब खाली बैठे, हमने कहा चलो आकाश जी आप आ जाइए, हम प्ले एडिट करते, कुछ तो टाइम पास हो ना। तो वो प्ले देखा तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा इसके ऊपर फीचर फिल्म बनाते हैं। तो हम तीनों की तिगड़ी बनी और हमने कहा नहीं, बंगाल 1947, तो बंगाल 1947 की शुरुआत हुई। तो ये इसका पहला टाइटल एक प्ले था जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो ये कहानी ऐसी, एक्चुअली इसका जो एक तरह से जो थिएट्रिकल जो नाम था वो शबरी का मोहन ओके उसको हमने चेंज किया क्योंकि फिल्म के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जरूरत होती है। एक ये प्रेम कथा तो है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भी एक भावना इसमें है। प्रेम कथा है और राष्ट्रभक्ति भी है इसके अंदर। तो ये 1947 की कहानी है जिसमें कि एक विलेज जो ना उसको पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, तो वहाँ पे एक लव स्टोरी थी और एक ऊंची जात वाले लड़के और मोहन और एक नीची डोम की बेटी शबरी, उसकी कहानी थी। तो इसके द्वारा हमने काफ़ी सोशल मैसेजेस डालने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक आम फिल्म नहीं है जो आपको कमर्शियल फिल्म है जो पैसे कमाने के लिए हमने बनाई है, पर इसको हमने बनाया काफ़ी सोशल मैसेज। बड़ा हाईली रिस्क लिया आपने। मैं पूरी फिल्म आपने स्पेशल कुछ हटके कर, जिंदगी में कुछ हटके करने की हमेशा आदत रही है मुझे। तो हो सकता है मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं हटके कुछ काम नहीं सफल तो कह रहा है सतीश जी। आपकी वो फिल्म बहुत कुछ कहती है जी। तो उसमें हमने दिखाया है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती, और भी कई पॉलिटिकल वो थी जो हमको लगा कि उस वक्त उसमें 2 सुंदर गाने अभिषेक ने पूरा जो है अभिषेक रे जिन्होंने गुलजार की एल्बम बनाई, बहुत शानदार, उन्होंने बड़ा कर्मप्रिय। मैं उनको करीब 25 साल से जानता हूँ और बड़े बड़े फिल्मों की करती है। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो ये करना है। उन्होंने कहा मैं सतीश जी आपके लिए करता हूँ। तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक दिया और बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। अभी देखते हैं इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है भगवान की दुआरी तो सफल रहेंगे। नहीं, एक तो मैं सबसे बड़ी बात है कि आकाश आदित्य जी का डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरी फिल्म में स्क्रीनिंग आपके देखी, इसमें फिल्म को देखा तो इसमें जो वाकई में जो प्लेबैक सिंगर जो आपने लिए वो भी बड़ा शानदार, गाने के जो बोल हैं बड़ा वो भी शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फिल्म का नायक है ना मोहन, वो जिस ढंग से तो वो भी बच्चा बिल्कुल नया लिया आपने, अंकुर और माम को, और बच्चों से तो मैं नहीं मिला, अंकुर से मैं खुद मिला। ये आपने इन बच्चों को चयन कैसे करा? सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ आकाश जी की रिसर्च, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए आपको रिसर्च चाहिए और वो भी ऑथेंटिक चाहिए। उन्होंने कई डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ी, कई सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद इसको स्क्रिप्ट में ढाला गया। जहाँ तक ये था कि अब हम दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई 1947 एक पीरियड फिल्म है, बस पीरियड को 1947 को कैसे दिखाया जाए। हम बंगाल गए, हम काफ़ी जगह गए, तो हमें छत्तीसगढ़ में कवर्धा के पास ऐसी एक जगह मिली, क्योंकि क्या हुआ कि जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो काफ़ी बंगाली लोग वहाँ से छोड़ के छत्तीसगढ़ में आ गए थे। तो वो अभी तक उनके पुराने घर हैं, अभी तक वहीं रहते, तो हमने उसी लोकेशन को चूज़ किया। अब जहाँ तक कास्टिंग की बात है, हमने मोहन जो इसका कैरेक्टर लिया है अंकुर, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो उस टेस्ट लिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एक हीरोइन को भी मतलब नायिका के लिए रोल के लिए किया था, लेकिन समहाउ वो 1-2 दिन शूटिंग करने के बाद उसका वो फिट नहीं लगी, तो एक लोकल बंदी वहाँ से राजनांदगांव से थी, बहुत अच्छी सुरभि करके एक बच्ची थी, तो वो बिल्कुल कैरेक्टर में हमने लिए और उसने बहुत अच्छा रोल किया। और एक खुशी की खबर ये है कि जैसी ये फिल्म की उसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। मतलब ये बहुत ही कम होता है कि बहुत अच्छे कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह में एडमिशन मिल जाता, इस फिल्म की वजह से उसको एडमिशन भी मिला। और बाकी नायक जो आपने देखा होगा खसरा में, लगान में थे, वो थे मानिक शाह थे, तो वो अच्छे रोल किए लोगों ने और अपने दिल से काम किया और पूरी मेहनत से शिद्दत से हमने 30 दिन की पूरी शूटिंग की है। करीब 80 लोगों की टीम थी हमारी, तो सबका आना जाना, खाना पीना, रहना। नहीं, मैं जो आपने कुछ जगह स्पेशल स्क्रीनिंग की, मुझे उस फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज ये तो मानते हैं कि ट्रेंड बन गया। ट्रेंड इसलिए बना है
कि सरकार की ऐसी फिल्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टि। पहले क्या होता था, सरकारी पक्ष ऐसी फिल्मों को बैन करने के लिए ज़्यादा करता था, और ये आज हमारे लिए बड़ा ही बहुत अच्छा एक उर्वरा ज़मीन बन चुकी, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल, कि अब ऐसी फिल्मों की डिमांड भी बढ़ी है, लोग देखना भी चाहते हैं ऐसी फिल्मों को। जी, मैं आपको क्योंकि मैं और प्रवीण जी करीब ऑलमोस्ट 2016 के बाद मैं 2014 से हूँ। हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, सबसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो मैं कई उनकी समितियों में, जूरी में रह चुका हूँ, तो हमें कई फिल्में देखने का मौका मिलता है। जैसे प्रवीण ने कहा कि भाई दिन में 4-4, 5-5 फिल्में देखने पड़ते हैं, किसी भी कंट्री में भाषा भी समझ में नहीं आए फिर भी सबटाइटल से, और वो फिल्में देख के काफ़ी आपको एक तरह से एनर्जी आ जाती है। तो ये एक दिल में तहाई की फिल्म बनानी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, तो बस उसी की एक उत्पत्ति थी और हुआ। और आप हमारे शो पे आए सतीश जी, आपको कैसा लगा? ये नए बच्चों को आपने सम्मानित किया, कोई पूरे भारत से, देश भर से लोग आते हैं, और इस टीवी शो का जो एक पैटर्न रहा है कि हमने उस, जैसे आपकी यात्रा है वही यात्रा लगभग उस जैसी अपनी है, कि जब हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे तो हमने इसको शो को शुरू किया, और उस समय मोबाइल युग नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, और केवल एक सिंपल एक कॉल हुआ करती थी। कॉल भी मेरे ख्याल से 32 रुपये आउटगोइंग और 16 रुपये इनकमिंग होती थी। उस युग में हमने ये शो शुरू किया था, और आज हमारा 15,000 से ऊपर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रवीण जी की, ये जो अपना सतमोला कवियों का सम्मेलन है, ये आज 2 दशक से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली हर सीरियल या हर कोई धारावाहिक जो है एक आध साल के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आपकी हिम्मत है जो आपने कंटिन्यू किया 20 साल से, पूरे टीम की। देखो, कोई भी काम टीम के बगैर नहीं होता, एक अकेला आदमी कुछ नहीं, एकला चलो नहीं चलता यहाँ पे। फिल्म मेकिंग में या पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री में आपको एक टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, और आपने ये बहुत अच्छा किया कि करीब 20 सालों से और 15,000 कवि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप यंग लोगों को वो चीज़ें सुनाते हो, दिखाते हो जो खुद उनकी कलम चलती है और लिखना शुरू करती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई, और इस काम को जारी रखिए। आप में वो शक्ति है, आप में वो लगन है जो आप ये कर सकते हैं। हार्दिक आभार। एक्चुअली क्या है सतीश भाई, कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी भी विनम्रता है कि आप एक इतने छोटे से शो पर हमारे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमने जिन लोगों को सुना, आपने आज सतमोला कवियों की चौपाल का जब ये प्रसारण हो रहा होगा, उस समय लगभग जून की, जिसको बोलते हैं जेठ की गर्मी शिखर पर होगी। ये जो कविताएं आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचार्य जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुप्ता जी की कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशांत अवस्थी प्रखर की कविता हो। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक अंतराल, व्यावसायिक अंतराल। व्यावसायिक अंतराल के साथ मेरे साथी प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रशांत अवस्थी के साथ आप जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। तो साथियों, अंतराल के बाद में फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में।
आजकल देखने में एक दौर आता है कि किसी भी विषय के अगर लाभ हैं तो हानियां भी हैं, और एक बड़ा इस समय लोगों के घर घर तक पहुंच बना चुका माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। साथियों, भारतवर्ष में हम उस शिक्षा पद्धति को जी रहे हैं जो शिक्षा पद्धति वर्षों से चल रही है। हमने अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना शुरू नहीं किया। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, वह शायद है कि हमारे शिक्षा विभाग से अभी अछूते हैं। शिक्षा विभाग बहुत सी नई जानकारियां तो दे रहा है, लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि अभी तक उसने लोगों को फ़ोन कैसे प्रयोग किया जाए, सोशल मीडिया कैसे यूज की जाए, या इन गैजेट्स के प्रयोग करने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस उम्र के लोगों को इस पर आना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर अभी तक कोई भी हम ऐसा कोर्स नहीं बना पाए हैं। तो अध्यापक का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह आए और ज़रूरत की चीज़ों के विषय में अपने छात्रों को ज़रूर जागरूक करे। तो आज ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे पर डीएवी कॉलेज की एक ऐसी अध्यापिका जो कविताएं भी लिखती हैं, कविताओं का शौक़ भी रखती हैं, और उनका नाम होता है नेहा देशवाल जी। मैं आमंत्रित करता हूं उनको आप सबकी जोरदार तालियों से। आइए स्वागत करते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ पंक्तियां लिख के लाई हूँ जी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इससे बच्चे कुछ सीखेंगे, बट बच्चे अपने आप को जानेंगे ज़रूर कि क्या हो रहा है आज के समाज में जी। और इसका शीर्षक मैंने अभी कुछ निश्चित नहीं किया, आप मुझे बताइएगा इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। सुनो सहेली तुम्हें बताऊं एक पते की मैं यह बात, सुनो सहेली तुम्हें बताऊं एक पते की मैं यह बात, सोशल मीडिया घात लगाए, सोशल मीडिया घात लगाए बैठा है रिश्तों पर आज। बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान जो बन रहे हैं रील्स पर महान, घर में वो एक सीधी बात ना करते, घर में वो एक सीधी बात ना करते, पर सोशल मीडिया पर संस्कृति व संस्कार का दम भरते। फेसबुक पर जो लगे रहा, फेसबुक पर जो लगे रहा, आप भी आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग सारा दिन मोबाइल चलाते हैं और फेसबुक की रील्स चेक करते हैं। फेसबुक पर जो लगे रहा, मान लो तुम वो अकेला बड़ा, लाइक्स और फॉलोवर्स की जो डींग है भरते, लाइक्स और फॉलोवर्स की जो डींग है मारते, अपने पड़ोसी का भी कभी सुख दुख ना बांटते। भाई जब से कोविड आया, भाई जब से ये कोविड आया, सोशल मीडिया ऐप्स ने तो गजब ढाया। पहले तब भी परिवार मिलकर एक साथ बैठ जाया करते थे, पहले तब भी परिवार मिलकर एक साथ बैठ जाया करते, अब तो खाने के लिए भी जवाब अपने कमरों से बैठकर व्हाट्सएप पे करते। आपने देखा एक नया ऐड भी आया है थे चाय पत्ती के बारे में, जिसमें बच्चा माँ को सुन नहीं रहा है। हमारा समाज पैसों से फैशन से तो तरक्की कर रहा है, हमारा समाज फैशन से पैसों से तरक्की तो कर रहा है, पर रिश्तों व संस्कृति में पिछड़ रहा है। पर छोड़ो तुम ये सारी बातें, पर छोड़ो तुम ये सारी बातें, ये फिर कभी कर लेंगे आते जाते। और बताओ प्रिय सहेली, और बताओ प्रिय सहेली, क्या करती हो मेरी इंस्टा रील्स पर लाइक्स डेली? याद दिलाती हूँ भूल ना जाना, याद दिलाती हूँ भूल ना जाना, हमारी फेसबुक फ्रेंडशिप रील को तुम आगे पहुँचाना। अब देती हूँ अपनी वाणी को विराम, अब देती हूँ अपनी वाणी को विराम, किट्टी ग्रुप में भी ज़रा खबर फैला दूँ, लाइक्स का टारगेट पूरा होते ही बन जाऊँगी खास नहीं बन जाऊँगी मैं आम, खास नहीं रहूँगी हो जाऊँगी मैं आम। बहुत ही शानदार कविता आपने पढ़ी, और कवियों की बात होती है तो कविता की बात होती है, और कविता कवि अगर कहीं इशारा करते हैं तो वह इशारा करते हैं कि भक्ति भी हो, शक्ति भी हो, वीरता भी हो और मातृत्व भी हो। तो आज मैं बुलाना चाहता हूँ नोएडा से पधारी हुई मनीषा जोशी जी को कि वो आएँ और कृष्ण भक्ति पर
अपनी कविता प्रस्तुत करें। आप सबकी जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और संचालक महोदय को नमस्कार। पहले एक मुक्तक देती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना गीत पढ़ूंगी। मुझे पहले यूँ लगता था नज़ाकत चाहिए मुझको, मुझे पहले यूँ लगता था नज़ाकत चाहिए मुझको, समझ में आ गया है अब बगावत चाहिए मुझको, समझ में आ गया है अब बगावत चाहिए मुझको। कहाँ दुनिया समझती है यहाँ जज्बात औरत के, कहाँ दुनिया समझती है यहाँ जज्बात औरत के, मुझे जीना है खुद अपनी हिफाजत चाहिए मुझको, मुझे जीना है खुद अपनी हिफाजत चाहिए मुझको। बहुत सुंदर। और कृष्ण पर एक गीत है मेरा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो राधा और सभी गोपियों का क्या हाल था, उसी पे गीत है। जाने क्यों मैं उस छलिए के छल को ना पहचान सकी, जाने क्यों मैं उस छलिए के छल को ना पहचान सकी, लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी, लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी। भोली सूरत वाला कान्हा, भोली सूरत वाला कान्हा मन के बंधन खोल गया, भोली सूरत वाला कान्हा मन के बंधन खोल गया। जाते जाते मुख पर वो बातें ज्ञान की बोल गया, जाते जाते मुख पर वो बातें ज्ञान की बोल गया। राधे राधे जपता था जो, राधे राधे जपता था जो वो मन का निष्ठुर निकला, राधे राधे जपता था जो वो मन का निष्ठुर निकला। मिलन सदा करने वाला वो बिछुड़न को आतुर निकला, मिलन सदा करने वाला वो बिछुड़न को आतुर निकला। उसके मन अंबर पर प्रेम की चादर मैं ना तान सकी, उसके मन अंबर पर प्रेम की चादर मैं ना तान सकी। लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी, लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी। निर्गुण भक्ति की राह दिखाकर कैसे ज्ञान से बांध गया, निर्गुण भक्ति की राह दिखाकर कैसे ज्ञान से बांध गया। मेरे नैना विचलित करके अपने अश्रु वो साध गया, मेरे नैना विचलित करके अपने अश्रु वो साध गया। मुरली की तानों वाला वो, मुरली की तानों वाला वो शब्दों का भंडार लगा, मुरली की तानों वाला वो शब्दों का भंडार लगा। वृंदावन की सब गोपिन को उसका अक्षर वाण लगा, वृंदावन की सब गोपिन को उसका अक्षर वाण लगा। ज्ञानी कान्हा की वो बातें, ज्ञानी कान्हा की वो बातें मन से मैं ना मान सकी, ज्ञानी कान्हा की वो बातें मन से मैं ना मान सकी। लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी, लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी। और इसका अंतिम बंद है। कहता है मन पथरज बनकर, कहता है मन पथरज बनकर चरण कमल वो छुआऊं, रख दे मुरली अधरों पे वो विरह रागिनी मैं गाऊं। कहता है मन पथरज बनकर चरण कमल वो छुआऊं, रख दे मुरली अधरों पे वो विरह रागनी मैं गाऊं। जतन करे कितने भी कान्हा, जतन करे कितने भी कान्हा याद हमारी आएगी,
मथुरा की उन गलियन में ये राधा ना मिल पाएगी, मथुरा की उन गलियों में ये राधा ना मिल पाएगी। छल बल से मैं रोकूं उसको, छल बल से मैं रोकूं उसको, इतना ना बस ठान सकी। लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी, लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी, लाखों दंत कथाएं जिसकी उसको मैं ना जान सकी। बहुत ही शानदार और भक्तिपूर्ण तरीके से जब ये गीत गाया गया तो शब्द शब्द ये कह रहा था कि ये भावनाओं से भरा हुआ गीत है, ये संवेदनाओं से भरा हुआ गीत है और ये अर्चनाओं से भरा हुआ गीत है। और आगे बढ़िए, यानी कि हम भी आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अगले कवि को, जो कवि हमारे बीच में मेरठ की धरती से चल कर के आया। मेरठ की धरती शौर्य की धरती है, मेरठ की धरती पराक्रम की धरती है और मेरठ की धरती ने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने की शुरुआत की थी। तो आइए उसी मेरठ की धरती पर चलते हैं और बुलाते हैं डॉक्टर अश्वनी भान को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोतागणों को नमस्कार करता हूं और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सदस्यगणों को मैं नमस्कार करता हूं। मेरठ की क्रांतिकारी धरती से चलकर के मैं आया हूं। 1857 की क्रांति का एक छोटा सा दृश्य अपनी रचना में लाया हूं। हमें भूलना नहीं चाहिए उन शहीदों को, उन जवानों को जिनकी शहादत से हमें आज स्वतंत्रता की सांसें मिल रही हैं। तब मैं पेश करता हूँ, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊँगा। इस अंबर में दिखती है फांसी वाली रूहानियाँ, इस अंबर में दिखती है फांसी वाली रूहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ। पेट की भूख मिटाने को जब सांसें बेची जाती थी, पेट की भूख मिटाने को जब सांसें बेची जाती थी, विरोध करने वालों की भी खालें खींची जाती थी, विरोध करने वालों की भी खालें खींची जाती थी। ईस्ट इंडिया की बर्बरता पर फरंगी करता मनमानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ। बहुत सुंदर। हनन हुआ जब मानवता का सत्ता की गर्मी से, हनन हुआ जब मानवता का सत्ता की गर्मी से, विद्रोह करना जरूरी हुआ तब पापी और अधर्मी से, विद्रोह करना जरूरी हुआ तब पापी और अधर्मी से, तब लाखों लोगों ने दे दी वतन के खातिर कुर्बानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ। मंगल पांडे ने जब क्रूर मेजर ह्यूम को मारा था, मंगल पांडे ने जब क्रूर मेजर ह्यूम को मारा था, 85 विद्रोहियों ने फरंगी को ललकारा था, याद आई थी जालिमों को अपनी अपनी नानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ। और जन जन में जब गुस्से की चिंगारी फूटी थी, और जन जन में जब गुस्से की चिंगारी फूटी थी, सैनिकों ने अंग्रेजों की आयुधशाला लूटी थी, ओगढ़नाथ के मंदिर में है आज भी जवानों की निशानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ।
तातिया टोपे ने अपने नाम का डंका बजा डाला, तातिया टोपे ने अपने नाम का डंका बजा डाला, बहादुर शाह जफर ने भी अपना बलिदान दे डाला। चारों तरफ थी आगजनी और बस्ती बनी वीरानिया, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ। नाना साहब को पकड़ने वाला धूल जंगल की छान गया, नाना साहब को पकड़ने वाला धूल जंगल की छान गया, पकड़ सका ना परछाई भी वो फिरंगी उनसे हार गया, पकड़ सका ना परछाई भी वो फिरंगी उनसे हार गया, चारों फिरंगी उनसे हार गया। अवंती बाई वो हजरत महल, अवंती बाई वो हजरत महल, लड़ी लक्ष्मी बाई मर्दानिया, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ। बहुत ही शानदार कविता पढ़ी आपने, वंदे मातरम। और जो मेरठ की धरती सुनाती है सन 57 की कहानियाँ, ये अपने आप में बड़ा ही गौरवशाली विषय है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र, अपने जन्म स्थान को बताने में फ़ख्र महसूस करता है कि वहाँ ऐसे शूरवीर हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राण निछावर करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। तो इस तरीके की पारंगत विद्वत्ता हासिल करने वाला जो है वो धन का सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ऐसी योग्यता रखने वाली एक ऐसी कवित्री को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रीति कच्छल जी आए और वो रूबरू कराएं स्वयं से कि क्या सच है और क्या झूठ है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्ते, मेरी कविता का शीर्षक है रूबरू, जिसको लिखने की शुरुआत तो मैंने 2015 में करी थी, लेकिन इसको पूर्ण विराम आज ही मिला है 11 बजे। तो प्रस्तुत है वह कविता। क्या टुकुर टुकुर देखता है तू, क्या टुकुर टुकुर देखता है तू, क्या बार बार सोचता है तू, क्या टुकुर टुकुर देखता है तू, क्या बार बार सोचता है तू, वही जो तूने चाहा तुझे नहीं मिला, वही जो तूने चाहा तुझे नहीं मिला, और देख जो तूने नहीं चाहा वो तुझे कैसे मिला। तो खुश रहे इस जिंदगी में तू, बर्बाद मत कर एक पल भी सोचने में तू, लग जा उसमें भी जो चाहा न मिला, लग जा उसमें भी जो चाहा न मिला, दूर नहीं वो दिन भी जब मिल जाएगा मनचाहा किला, दूर नहीं वो दिन भी जब मिल जाएगा मनचाहा किला। कौन कहता है कि तू आगे नहीं, कौन कहता है कि तू आगे नहीं, सुन आगे की कोई परिभाषा नहीं, ना बांध इस जिंदगी को परिभाषा तले, कर ले वो भी जहां तेरा मन चले, चलना ही तो निशानी है जिंदगी की, चलना ही तो निशानी है जिंदगी की, थम के बैठ जाना हंसी है अरमानों की, चलना ही तो है निशानी जिंदगी की, थम के बैठ जाना हंसी है अरमानों की, किंतु अरमान तले अपने को तू मत फड़फड़ा, किंतु अरमान तले खुद को ना फड़फड़ा तू, अपने पंखों को सीमा तले ना तड़पा तू, किंतु अरमान तले खुद को ना तड़पा तू, अपने पंखों को सीमा तले ना फड़फड़ा तू, पंखों के साथ उड़ चल, पंखों के साथ उड़ चल नीले गगन में प्रिय, यही तो सच्ची जिंदगी है जो खुद के साथ जिए दूजे के लिए, यही तो सच्ची जिंदगी है जो जिए खुद के साथ दूजे के लिए। रूबरू हम रोज ही होते, रूबरू हम रोज ही होते अपने आप से कुछ पल के लिए, रूबरू हम रोज ही होते अपने आप से कुछ पल के लिए, तीर कमान सदृश आगे आते, तीर कमान सदृश वापस आते कार्यक्षेत्र में जीने के लिए, कीर्ति ख्याति आभा प्रसिद्धि, कीर्ति ख्याति आभा प्रसिद्धि नहीं चाहिए कुछ भी हमको, बस थोड़ी सी कला चाहिए
नाविक को कुशल पतवार चाहिए, बस थोड़ी सी कला चाहिए। नाविक को कुशल पतवार चाहिए। हिलो कभी ना तुम पढ़े लिखे हो, डिगो कभी ना तुम पढ़े लिखे हो। मुट्ठी भर अनबूझ पहेलियों से तिलांजलि मत दो अपनी रुचियों को तुम। जीवन है चंद दिनों के लिए, खुशियाँ लो, खुशियाँ लो, खुशियाँ बांटो भी तुम। जीवन है 4 दिनों का भाई, साथ है कब तक न जाने कोई। ये जिंदगी दोबारा न मिलेगी भाई। निराश ना होना जीवन में बिल्कुल, निराश ना होना जीवन में बिल्कुल। राणा सुभाष के वंशज तुम, निराश ना होना जीवन में तुम। स्वामी विवेकानंद के वंशज तुम, माँ जीजा के गुणों से सराबोर हो। बनो वीर छत्रपति शिवा से तुम। रूबरू होकर, रूबरू होकर स्फूर्तिमय होकर, रूबरू होकर स्फूर्तिमय होकर। हृदयस्थ रख श्री कृष्ण का नाम। रूबरू होकर स्फूर्तिमय होकर, हृदयस्थ रख श्री कृष्ण का नाम। उठा चक्र, उठा चक्र हस्त तू अपने, उठा गीता जी हस्त तू अपने। चल पड़ इस जीवन के धाम, चल पड़ इस जिंदगी के धाम। थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने रूबरू कराया जिंदगी के तमाम पहलुओं से, आपने रूबरू कराया भारत के तमाम सिद्धांतों से, भारतीय संस्कृति से, और आपने रूबरू कराया कि दैनिक दिनचर्या में हमारा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अब हमें लगता है कि हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, और वही राह इस समय संयोग बन रहा है कि हम एक ऐसी कविता की ओर बढ़ रहे हैं जिस कविता का शीर्षक ही है सच बोलें। तो क्या बोलें सच और कितना बोलें सच और कैसे बोलें सच, ये सब समझाने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही कविता के पारखी विद्वान जिनका नाम होता है देव कुमार पवार, मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से कि वो आए और कविता। धन्यवाद। संचालक महोदय की परमिशन लेके मैं शुरू करता हूँ। जी जी। तो टीवी में देखिएगा, मतलब कई बार कहा जाता है कि झूठ का अंधेरा इतना है कि हर जगह से झूठी इन्फॉर्मेशन की और मतलब झूठी चीज़ों की जो है बारिश हो रही है, उसमें जो सच है वो दब जाता है। तो उसके लिए कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ कविताबद्ध करने की कोशिश की है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक ही सच को बार बार कहो, झूठ पर से पर्दा उठ जाता है। सच को अनेक तरीके से कहो, अभिव्यक्ति के नए नए आयाम ढूंढो। तर्क की हर कसौटी पर झूठ को तोलो, फूट जाए उस खोल में से सच का झरना। जीवन के सौंदर्य को निहार सको सच के निर्मल झरने के बहाव में। सच बोलो, बार बार बोलो, इतना कि कर्म की पगडंडियों पर चलते हुए तुम्हारी आत्मा से तुम्हारी भेंट हो हर द्वंद्व में। सच बोलो, बार बार बोलो, ताकि झूठ के कोलाहल में मुक्त रह सके तुम्हारी आत्मा हर हाल में। सच बोलो, बार बार बोलो, ताकि ना भटक सको अज्ञात में। सच बोलो, बार बार बोलो, झूठ ना रह पाए सच के भेष में। सच बोलो, बार बार बोलो, इतना कि उसके हर चेहरे से परिचित हो आप, और अपनी नस्लों को दे जाओ सच को झूठ से अलग करने वाली कीमिया। यही कीमिया आपका विकास क्रम तय करेगी कि मानव सभ्यता के किस पायदान पर खड़े हो आप। इसलिए सच बोलो, बार बार बोलो, और इतना कि झूठ के सारे पर्दे उठ जाए और वह मुंह छुपाकर चला जाए। सच बोलो, बार बार बोलो। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपके माध्यम से विषय बताया गया कि सच बोलो और बार बार बोलो, एक बार बोलो, 1000 बार बोलो, ये बोलने की चीज़ है हमारा सत्य, तो बोलते रहिएगा, ऐसा हमारे कवि महोदय कहना चाहते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज वीडियो सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं
देश के सुप्रसिद्ध कवि जिनकी अनेक कविताओं की म्यूज़िक एल्बम आ चुकी है, सुप्रसिद्ध गायक गायिका ने उनकी कविताओं को अपना स्वर दिया है, ऐसे गुरदीन वर्मा बारा राजस्थान से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। क्या होता है पिता, यह एहसास होता है तब, बनता है जब कोई पिता, अनाथ कोई होता है जब। क्या होता है पिता, यह एहसास होता है तब, बनता है जब कोई पिता, अनाथ कोई होता है जब। रहकर मुफलिसी में पिता, बच्चों को भूखे नहीं रखता। रहकर मुफलिसी में पिता, बच्चों को भूखे नहीं रखता। छुपा लेता है अपने दर्द और आंसू, कुछ बच्चों को वह रखता। बुलाकर बच्चों की गलती, बुलाकर बच्चों की गलती, पिता ही देता है प्यार। बुलाकर बच्चों की गलती, पिता ही देता है प्यार। बच्चों के सुख के लिए पिता झुका भी देता है नभ। क्या होता है पिता, यह एहसास होता है तब, बनता है जब कोई पिता, अनाथ कोई होता है जब। देख नहीं सकता पिता, बहते आंसू अपने बच्चों के। देख नहीं सकता पिता, बहते आंसू अपने बच्चों के। पिता ही करता है साकार सपने अपने बच्चों के। तड़प उठता है पिता, तड़प उठता है पिता, देखकर बच्चों पे मुसीबत। तड़प उठता है पिता, देखकर बच्चों पे मुसीबत। ऐसे में हिम्मत बच्चों को पिता ही देता है तब। क्या होता है पिता, यह एहसास होता है तब, बनता है जब कोई पिता, अनाथ कोई होता है जब। चमन बच्चों को मानकर रखता है खिलते हुए। चमन बच्चों को मानकर रखता है खिलते हुए। सितारे जीवन के मानकर रखता है चमकते हुए। इतराता है सबसे ज्यादा, इतराता है सबसे ज्यादा, पिता ही अपने बच्चों पर। इतराता है सबसे ज्यादा, पिता ही अपने बच्चों पर। पिता ही है संकट मोचक, पिता ही बच्चों का रब। क्या होता है पिता, ये एहसास होता है तब, बनता है जब कोई पिता, अनाथ कोई होता है जब। क्या होता है पिता, यह एहसास होता है तब।
जो सतमोला कवि चौपाल आज इतना आगे वट वृक्ष बन चुका है आप सभी के मंगल कामनाओं सहयोग के कारण, उसके जड़ में हैं वो हैं हमारे सतमोला कवि चौपाल के प्रायोजक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो सतमोला के MD भी हैं और चेयरमैन हैं। सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितना भी आपका हमें सहयोग मिला वह अतुलनीय है। 20 वर्षों की यात्रा करते करते अब हम 21वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप दर्शक के रूप में, नवांकुर कवि के रूप में आप हमारे साथ नित्य प्रत्येक जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाया, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन आपके अंदर संकोच है, उस संकोच को निसंकोच करें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करें तो आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके अंदर कुछ उमड़ रहा है, कुछ घुमड़ रहा है, कुछ आपके मन मस्तिष्क में हलचल हो रही है, तो आप केवल फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711182183 पर। आप हमसे संपर्क करें। जिन कवि जो हमारे पुराने सदस्य उनको जो 6 महीने हो चुके हैं पूरे, उनको स्वयं हमें फ़ोन करना चाहिए ताकि उनको अगला क्रम हम दे सकें। सतमोला कवियों की चौपाल इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।